पराग और रजनी का सच आया सामने। रजनी और पराग हुए। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब अनुपमा के सामने रजनी देसाई और पराग कोठारी का वो सच आ खड़ा होता है जिसे दोनों ने बरसों तक चालाकी और पैसों की मोटी परतों के नीचे छुपा कर रखा था। सच जो अगर उजागर हो जाए तो सिर्फ एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं बल्कि कई जिंदगियां, रिश्ते और भरोसे मलबे में दब सकते थे। ये वही पल था जहां से खेल पलटने वाला था। रजनी देसाई को जैसे ही ये पता चलता है कि प्रेम कोठारी कोई आम लड़का नहीं बल्कि देश के बड़े बिल्डर पराग कोठारी का बेटा है, उसकी धड़कनें बेकाबू हो जाती हैं। उस खबर के साथ ही उसके दिमाग में एक के बाद एक खतरनाक ख्याल कौंधने लगते हैं। उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि अगर किसी तरह चोल के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की असल सच्चाई अनुपमा तक पहुंच गई तो उसने अब तक जो भी चैलेंज चली हैं, जो भी झूठ बोले हैं और पराग से जो मोटी रकम ली है, सब कुछ एक झटके में बर्बाद हो जाएगा। डर की ठंडी लहर उसकी रीढ़ में दौड़ जाती है, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और हाथ कांपने लगते हैं। बिना एक पल गवाएं रजनी पराग कोठारी को फोन मिलाती है। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही होती है। वो लगभग हकलाते हुए कहती है, पराग, तुम्हें तुरंत मुंबई आना होगा, बहुत जरूरी बात है, फोन पर नहीं हो पाएगी। दूसरी तरफ पराग फोन रखते ही गहरी सोच में डूब जाता है। उसके दिमाग में सवाल उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी बात हो सकती है जो फोन पर नहीं कही जा सकती और जिसके लिए रजनी उसे इतनी जल्दी मुंबई बुला रही है। पराग को शक तो होता है, लेकिन प्रोजेक्ट की गंभीरता और पैसों के दांव को देखते हुए वो अगले ही दिन मुंबई आने का फैसला करता है। मुंबई पहुंचते ही वो सीधे रजनी के घर जाता है। जैसे ही दोनों आमने सामने होते हैं, पराग बिना किसी भूमिका के पूछ बैठता है, अब बताओ, ऐसी क्या बात थी जो फोन पर नहीं हो सकती थी? रजनी पहले तो नजरें चुराती है, फिर खुद को संभालते हुए कहती है कि उसे चोल के रीडेवलपमेंट को लेकर कुछ जरूरी चर्चा करनी थी। ये सुनते ही पराग का गुस्सा भड़क उठता है। वो सख्त लहजे में कहता है, अगर सिर्फ रीडेवलपमेंट की ही बात थी तो फोन पर हो सकती थी, मुझे इतनी जल्दी मुंबई बुलाने की क्या जरूरत थी? रजनी थोड़ी घबराती है, फिर हिचकिचाते हुए कहती है, असल में एक और बात है, बहुत ही ज्यादा जरूरी। पराग गंभीर हो जाता है, उसकी आंखों में सख्ती आ जाती है। सीधे सीधे बताओ, समस्या क्या है? रजनी गहरी सांस लेकर कहती है, एक औरत है जो हमारे रास्ते में आ रही है, अगर वो मान गई तो सब कुछ आसान हो जाएगा और प्रोजेक्ट जल्दी शुरू हो जाएगा। पराग बेपरवाह अंदाज में कंधे उचकाता है, तो उससे बात करो, उसे मना लो, आखिर तुम्हें इस काम के लिए 50% हिस्सा यूं ही नहीं दिया जा रहा। रजनी जैसे ही उस औरत का नाम लेने वाली होती है, तभी अचानक घर की डोरबेल बजती है। रजनी चौंक जाती है। वो घबराकर फोन पर लगे डोर कैमरे को देखती है। स्क्रीन पर जैसे ही अनुपमा का चेहरा दिखता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। डर के मारे फोन हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। पराग भी वो चेहरा देख चुका होता है। वो चौंक कर पूछता है, ये तो अनुपमा है, तुम इसे कैसे जानती हो? रजनी जबरदस्ती एक झूठी मुस्कान ओढ़ते हुए कहती है, वो मेरी बचपन की सहेली है। ये सुनकर पराग और भी हैरान हो जाता है। बचपन की सहेली? रजनी की आवाज भर्राने लगती है। हाँ, और यही सबसे बड़ी मुसीबत है। वही अनुपमा इस चोल के रीडेवलपमेंट में सबसे बड़ी रुकावट है। जब मुझे पता चला कि वो तुम्हारी समधन भी है तो मैं डर गई। अगर उसे ये सच पता चल गया कि मैंने तुमसे पैसे लिए हैं चोल खाली करवाने के लिए तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। वो मुझे सीधे जेल भिजवा देगी और तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। पराग सन्न रह जाता है। अनुपमा उसी चोल में रहती है? वो अविश्वास से पूछता है। उसी पल दरवाज़ा खुलता है और अनुपमा अंदर आती है। जैसे ही वो कमरे में कदम रखती है, उसकी नज़र सामने खड़े पराग कोठारी पर पड़ती है। पल भर में उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। हैरानी और उलझन से भरी आवाज़ में वो कहती है, पराग जी, आप यहाँ, और वो भी रजनी के साथ? आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? पराग भी उतना ही चौंक जाता है। वो पलटकर पूछता है, लेकिन आप यहाँ कैसे अनुपमा जी? अनुपमा बताती है कि रजनी ने ही उसे बुलाया था, ये कहकर कि कोई ज़रूरी काम है। तभी रजनी बीच में बोल पड़ती है, बनावटी आत्मीयता के साथ, अरे अनु, ऐसे खड़ी क्यों हो? अंदर आओ, बैठो। अनुपमा का दिल बेचैनी से भरा होता है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए अंदर आकर बैठ जाती है। कमरे का माहौल बोझिल हो जाता है। कुछ पल की खामोशी के बाद रजनी बोलती है, अनु, एक बात है,
बहुत जरूरी। अगर तू बुरा न माने तो कहूँ? अनुपमा सहजता से कहती है। बोल न रजनी, मैं क्यों बुरा मानूंगी? यहीं से रजनी असली मुद्दे पर आती है। वो चोल के रीडेवलपमेंट का सपना दिखाती है, नई बिल्डिंग, नए फ्लैट, पैसे और बेहतर जिंदगी। वो ये भी कहती है कि चोल वाले अनुपमा की हर बात मानते हैं, उस पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। अगर अनुपमा उन्हें समझा दे तो सब खुशी खुशी चोल खाली कर देंगे। ये सुनते ही अनुपमा का सब्र टूट जाता है, उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वो लगभग चीखते हुए कहती है, ये कैसी बकवास कर रही है रजनी? तू अच्छी तरह जानती है कि चोल वाले उस जगह को सिर्फ मकान नहीं, अपना घर, अपनी दुनिया मानते हैं। उनके सपने, उनके सुख दुख सब उसी चोल से जुड़े हैं। तू कैसे उनसे उनका घर छोड़ने को कह सकती है? अनुपमा की आंखें भर आती है। वो आगे कहती है, चोल वालों ने तुझ पर कितना भरोसा किया है। अगर उन्हें पता चला कि वही रजनी जिस पर उन्होंने आंख बंद करके विश्वास किया असल में उन्हें बेघर करना चाहती है, तो वो पूरी तरह टूट जाएंगे, फिर कभी किसी पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। उसके शब्दों में दर्द भी है और चेतावनी भी। ये सिर्फ एक इमारत की लड़ाई नहीं थी, ये भरोसे, रिश्तों और इंसानियत की लड़ाई थी, और इस जंग में अब नकाब उतरने वाले थे। रजनी पलटकर अनुपमा से कहती है कि इसी वजह से उसने उसे यहाँ बुलाया है। उसकी आवाज़ में अब डर कम और जिद ज्यादा थी। वो कहती है कि छायाचोल वालों पर अनुपमा की बात कोई नहीं टाल सकता। वही उन्हें नए घर, अच्छा पैसा और बेहतर रोजगार दिला सकती है। वही चाहे तो इस चोल को खाली करवाकर सबकी जिंदगी बदल सकती है। रजनी के लिए ये सिर्फ एक सौदा था, जिसमें इंसानों की जगह फाइलें और घरों की जगह आंकड़े थे। उसी पल पराग कोठारी भी बोल पड़ता है। पहली बार उसकी आवाज़ में घमंड के बजाय बेचैनी झलकती है। वो कहता है कि उसने अपनी सारी पूंजी, अपनी ज़्यादातर प्रॉपर्टी इस प्रोजेक्ट में झोंक दी है। अगर ये रीडेवलपमेंट सफल हुआ तो वो प्रेम के लिए एक बड़ा नामी रेस्टोरेंट खोलना चाहता है। ये सिर्फ उसका बिजनेस नहीं, बल्कि बेटे के भविष्य का सपना है। पराग कहता है कि अब सब कुछ अनुपमा के हाथ में है। कमरे में अचानक सन्नाटा छा जाता है, ऐसा सन्नाटा जो कानों में गूंजने लगता है। अनुपमा की आंखों में एक साथ गुस्सा, दर्द और गहरी उलझन उभर आती है। एक तरफ उसके सामने परिवार से जुड़े रिश्ते हैं, पराग और प्रेम से जुड़ा सच है, और दूसरी तरफ छायाचोल के वो लोग हैं जिनके लिए वो सिर्फ पड़ोसन नहीं बल्कि अपनी अपनी है। वो समझ जाती है कि ये सिर्फ एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं है, ये ईमानदारी और बेईमानी के बीच की सीधी लड़ाई है, और इस लड़ाई में फैसला उसी को करना है। क्या वो रजनी और पराग का साथ देकर चुपचाप इस साजिश का हिस्सा बन जाएगी, या फिर छायाचोल वालों के साथ खड़ी होकर सच्चाई को उजागर करेगी और उन लोगों को उनके किए की सज़ा दिलवाएगी? कहानी यहीं से एक और गहरे, तीखे और भावनात्मक मोड़ पर पहुंच जाती है। कमरे में पसरा सन्नाटा इतना भारी हो चुका था कि अनुपमा को अपनी ही सांसों की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसकी आंखें कभी रजनी के चेहरे पर टिकतीं, जहां डर और लालच की परछाइयां साफ दिख रही थीं, कभी पराग कोठारी की तरफ जातीं, जिसके चेहरे पर मजबूरी और स्वार्थ की जंग चल रही थी, और फिर उसकी आंखों के सामने छायाचोल की वो गलियां घूम जाती हैं जहां हर दीवार, हर सीढ़ी, हर दरवाज़ा उसके अपने संघर्षों का गवाह रहा था। अनुपमा धीरे धीरे कुर्सी से उठती है। उसकी आंखों में आंसू नहीं होते, बल्कि एक अजीब सी दृढ़ता चमक रही होती है। वो बहुत शांत लेकिन बेहद ठोस आवाज़ में कहती है कि रजनी, तुमने मुझे यहाँ बुलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम शायद भूल गई हो कि मैं सिर्फ किसी की समधन या किसी की पड़ोसन नहीं हूँ। मैं एक औरत हूँ जो सही और गलत के बीच फर्क करना जानती हूँ। रजनी घबराकर बीच में बोलती है। वो कहती है कि अनु, भावुक मत हो, सोचो, समझो, ये सब तुम्हारे परिवार के भले के लिए भी है। प्रेम का भविष्य, पराग का सपना, सब कुछ इसी प्रोजेक्ट से जुड़ा है। लेकिन अनुपमा के चेहरे पर अब साफ नाराज़गी थी। उसकी आवाज़ में तल्खी आ जाती है। वो कहती है कि अगर किसी का सपना किसी और की छत छीनकर पूरा होता है तो उसे सपना नहीं, लालच कहते हैं। पराग कोठारी पहली बार अनुपमा को इस रूप में देख रहा था। ये वही अनुपमा नहीं थी जो हर बार समझौते और त्याग की मूर्ति बनकर खड़ी हो जाती थी। ये वो अनुपमा थी जो अब अपने हक के साथ साथ दूसरों के हक के लिए भी आवाज़ उठाना सीख चुकी थी। पराग धीरे से कहता है कि अनुपमा जी, आप मेरी मजबूरी समझिए। मैंने इस प्रोजेक्ट में करोड़ों लगाए हैं। अगर ये फेल हुआ तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा। अनुपमा उसकी तरफ देखती है और बहुत स्पष्ट शब्दों में कहती है कि पराग जी, मजबूरी और बेईमानी में बहुत फर्क होता है। आपने पैसे लगाए हैं, लेकिन आपने सच नहीं लगाया। आपने कानून और इंसानियत दोनों से समझौता किया है।
रजनी की हालत अब बिगड़ने लगती है। उसे लगने लगता है कि उसकी बनाई पूरी इमारत अब ढहने वाली है। वो गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि अनु, तू मेरी बचपन की दोस्त है, मेरी गलती हो गई, मानती हूँ, लेकिन अगर ये सच बाहर आया तो मैं जेल चली जाऊंगी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। एक पल के लिए अनुपमा की आंखों में पुरानी दोस्ती की झलक आती है, बचपन की यादें, साथ बिताए दिन। लेकिन अगले ही पल वो खुद को संभाल लेती है। वो कहती है कि दोस्ती का मतलब ये नहीं होता कि गलत में साथ दिया जाए। दोस्ती का मतलब होता है दोस्त को गलत रास्ते से वापस लाना, और अगर उस गलत की सज़ा जेल है तो वो उसकी करनी का ही नतीजा होगी। अनुपमा वहां से जाने के लिए मुड़ जाती है। रजनी घबराकर पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो। अनुपमा पलटकर कहती है कि वहां जहां सच को सामने लाना जरूरी है, और वो सीधे छायाचोल की ओर निकल पड़ती है। उधर रजनी और पराग के पैरों तले जमीन खिसक चुकी होती है। पराग समझ चुका था कि अब ये मामला सिर्फ पैसे या प्रोजेक्ट का नहीं रहा, ये अनुपमा के आत्मसम्मान और सिद्धांतों की लड़ाई बन चुका था। छायाचोल पहुंचते ही अनुपमा को देखकर लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। किसी को भनक तक नहीं होती कि उनके सिर पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा था। अनुपमा सबको एक साथ बैठने को कहती है। उसकी आवाज में दर्द भी होता है और जिम्मेदारी भी। वो उन्हें रीडेवलपमेंट की पूरी सच्चाई बताती है कि कैसे रजनी ने पराग से पैसे लिए, कैसे उन्हें अंधेरे में रखा गया और कैसे उनकी जिंदगी के फैसले उनके बिना ही किए जा रहे थे। ये सुनते ही चोल में कोहराम मच जाता है। कोई गुस्से से कांपने लगता है, कोई फूट फूट कर रोने लगता है। बुजुर्ग महिलाएं कहती हैं कि उन्होंने रजनी को बेटी माना था और आज उसी ने उन्हें सड़क पर लाने की साजिश रच ली। अनुपमा उन्हें समझाती है कि घबराने से कुछ नहीं होगा, कानून उनके साथ है। बिना उनकी सहमति, बिना सही मुआवजे और कानूनी प्रक्रिया के कोई भी उन्हें उनके घर से नहीं निकाल सकता। वो सबको एकजुट रहने की ताकीद करती है। धीरे धीरे लोगों के चेहरों से डर हटने लगता है और उसकी जगह भरोसा लौट आता है। उन्हें एहसास होता है कि अनुपमा सिर्फ उनके साथ खड़ी नहीं है, बल्कि उनके लिए लड़ने को तैयार है। उधर पराग प्रेम से बात करता है। वो कहता है कि अनुपमा ने सब कुछ बिगाड़ दिया है, लेकिन प्रेम पहली बार अपने पिता पर सवाल उठाता है। वो कहता है कि अगर ये सच है तो आप गलत है, अनुपमा कभी गलत का साथ नहीं दे सकती। प्रेम की ये बात पराग को अंदर तक हिला देती है। उसे एहसास होता है कि उसने सिर्फ एक प्रोजेक्ट ही नहीं, बल्कि अपने बेटे की नज़रों में भी खुद को दांव पर लगा दिया है। रजनी का डर अब पागलपन में बदल चुका होता है। वो छायाचोल पहुंचकर लोगों को भड़काने की कोशिश करती है, लेकिन अब कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। लोग सवाल करते हैं, सबूत मांगते हैं। तभी अनुपमा पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों को बुला लेती है। रजनी के पैरों से जमीन खिसक जाती है। सारे दस्तावेज, पैसों का लेन देन सब सामने आ जाता है। पुलिस रजनी को हिरासत में ले लेती है। वो रोते हुए अनुपमा की तरफ देखती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। पराग पूरी तरह टूट चुका होता है। वो अनुपमा से माफी मांगता है और कहता है कि वो इस प्रोजेक्ट से पीछे हटने को तैयार है, बस एक मौका दे दिया जाए। अनुपमा शांत स्वर में कहती है कि मौका तभी मिलता है जब गलती से सीख ली जाए। वो शर्त रखती है कि अगर पराग सच में सुधार चाहता है तो आगे कोई भी योजना चोल वालों के साथ पूरी पारदर्शिता और उनके फायदे को प्राथमिकता देकर ही की जाएगी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये सिर्फ एक साजिश का पर्दाफाश नहीं, बल्कि अनुपमा के चरित्र का एक और मजबूत अध्याय था। उसने फिर साबित कर दिया कि रिश्ते कितने भी उलझे क्यों ना हो, सच का रास्ता सबसे ऊपर होता है। रजनी को पुलिस जीप में बैठाकर ले जाया जाता है। छायाचोल के बाहर जमा भीड़ खामोशी से यह दृश्य देखती रहती है। किसी की आंखों में गुस्सा है, किसी में दर्द और किसी में बस खालीपन। अनुपमा ये सब देखती है। उसका दिल भारी जरूर होता है, लेकिन आंखों में अफसोस से ज्यादा संतोष होता है कि उसने सही समय पर सही फैसला लिया। अनुपमा अच्छी तरह जानती थी कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। रजनी की गिरफ्तारी और पराग का झुकना सिर्फ शुरुआत थी। असली इम्तिहान अब शुरू होने वाला था। पुलिस के जाने के बाद वो छायाचोल के लोगों के साथ बैठती है। उसका लहजा शांत है, लेकिन शब्दों में गहरी समझ और चेतावनी छिपी हुई है। वो सबको समझाती है कि अब डरने की ज़रूरत नहीं है, मगर सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। नगर निगम की तरफ से नोटिस आएंगे, जांच होगी और इस दौरान कई लोग उन्हें भ्रमित करने, तोड़ने और बहकाने की कोशिश करेंगे। वो सलाह देती है कि चोल वाले एक कमेटी बनाएं, जिसमें बुजुर्गों का अनुभव, महिलाओं की समझ और युवाओं की ऊर्जा तीनों शामिल हों, ताकि हर फैसला मिलजुल कर लिया जाए।
छायाचोल के लोग पहली बार खुद को इतना संगठित और मजबूत महसूस कर रहे थे। अब तक वे अलग अलग डरते आए थे, लेकिन आज उन्हें लग रहा था कि अगर अनुपमा जैसी कोई उनके साथ खड़ी हो तो वे किसी भी बड़ी ताकत का सामना कर सकते हैं। उनके भीतर एक नया आत्मविश्वास जन्म ले रहा था, जो सिर्फ घर बचाने का नहीं बल्कि सम्मान के साथ जीने का हौसला दे रहा था। उधर पराग कोठारी अपने होटल के कमरे में अकेला बैठा है। सामने शराब का गिलास रखा है, लेकिन वो उसे छूता तक नहीं। उसकी आंखों के सामने बार बार प्रेम का चेहरा घूम रहा है, वही बेटा जिसने पहली बार उसे गलत कहा था। पराग को एहसास होने लगता है कि उसने अपनी जिंदगी में सिर्फ पैसे, नाम और सफलता को ही सब कुछ मान लिया था। वो ये भी समझने लगता है कि अनुपमा जैसी औरतें ही समाज की असली रीढ़ होती हैं, जो अकेले खड़े होकर भी गलत के खिलाफ आवाज़ उठा सकती हैं। वो अपने वकील को फ़ोन करता है और कहता है कि रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट से जुड़े सारे कागजात दोबारा जांचे जाएं और जो भी गैरकानूनी है उसे तुरंत रोका जाए। ये फैसला उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन कहीं न कहीं उसके भीतर एक आवाज़ उसे सही रास्ते पर चलने को मजबूर कर रही थी। इसी बीच प्रेम और राही के बीच भी तनाव बढ़ जाता है। जब राही को पूरी सच्चाई पता चलती है तो वो प्रेम से सवाल करती है कि क्या उसे पहले से कुछ पता था। प्रेम साफ शब्दों में कह देता है कि वो खुद इस सच्चाई से अनजान था, और अगर उसे पहले पता होता तो वो कभी इस प्रोजेक्ट का समर्थन नहीं करता। राही को प्रेम को अपने पिता और परिवार के बीच फंसा हुआ देखकर दुख होता है, लेकिन उसके दिल में अनुपमा के फैसले के लिए गर्व भी उमड़ आता है। वो प्रेम से कहती है कि आज अनुमा ने सिर्फ चोल वालों के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए एक मिसाल कायम की है। अगर कल को वे गलत के साथ खड़े होते तो शायद जिंदगी भर खुद से नजरें नहीं मिला पाते। छायाचोल में अब रोज मीटिंग होने लगती है। लोग अपने डर और आशंकाएं खुलकर रखने लगते हैं। कोई कहता है कि बिल्डर लोग पैसे के दम पर सब कुछ बदल देंगे, तो कोई कहता है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में सालों लग जाएंगे। अनुपमा सबकी बातें ध्यान से सुनती है और फिर उन्हें समझाती है कि इंसाफ का रास्ता लंबा ज़रूर होता है, लेकिन अगर नीयत साफ हो तो मंजिल ज़रूर मिलती है। वो एक लीगल एनजीओ से संपर्क करती है जो झुग्गी चोल रीडेवलपमेंट से जुड़े मामलों में काम करता है। वहाँ से वकील आकर चोल वालों को उनके अधिकारों के बारे में बताते हैं। ये सब सुनकर लोगों का हौसला और मजबूत हो जाता है। लेकिन कहानी में नया ट्विस्ट तब आता है जब रजनी जेल से ही एक और चाल चलने की कोशिश करती है। अपने पुराने राजनीतिक संपर्कों के जरिए वो जमानत की अर्जी लगवाती है और साथ ही चोल के कुछ कमज़ोर लोगों तक पहुंचने का प्लान बनाती है। उसका मानना था कि अगर वो चोल वालों को आपस में ही तोड़ दे तो अनुपमा अकेली पड़ जाएगी। कुछ लोगों तक पैसे और झूठे वादे पहुंच भी जाते हैं। चोल में फिर से फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। कोई कहता है कि शायद रीडेवलपमेंट इतना बुरा नहीं है, तो कोई कहता है कि पैसा लेकर निकल जाना ही समझदारी है। ये सब सुनकर अनुपमा का दिल टूटता है। उसे महसूस होता है कि सच का रास्ता जितना उजला दिखता है उतना ही अकेला भी होता है। लेकिन वो हार नहीं मानती। वो एक बार फिर सबको इकट्ठा करती है और इस बार बेहद भावुक होकर बोलती है। वो कहती है कि वो किसी को ये नहीं कहेगी कि पैसा मत लो या रीडेवलपमेंट मत चाहो। वो बस इतना चाहती है कि फैसला उनका अपना हो, किसी लालच या डर के दबाव में नहीं। वो कहती है कि अगर आज वे टूट गए तो कल उनके बच्चे उनसे पूछेंगे कि आपने अपना घर क्यों बेच दिया। उसकी बातों का गहरा असर होता है। लोगों को समझ आने लगता है कि ये लड़ाई सिर्फ घर की नहीं बल्कि आत्मसम्मान की है। इसी दौरान पराग कोठारी खुद छायाचोल आने का फैसला करता है। ये खबर सुनकर सब चौंक जाते हैं। वो बिना किसी तामझाम के साधारण कपड़ों में आता है। उसके साथ उसका वकील और 2 अधिकारी होते हैं। पराग सबके सामने खड़े होकर कहता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है और वो उसके लिए माफ़ी मांगता है। वो साफ कहता है कि बिना चोल वालों की लिखित सहमति और पूरी कानूनी प्रक्रिया के कोई भी काम आगे नहीं बढ़ेगा। अगर चोल वाले चाहें तो वो एक नया प्रस्ताव रखेगा जिसमें उनकी शर्तें सबसे ऊपर होंगी। पराग के बदले हुए रूप को देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। अनुपमा पराग की तरफ देखती है। उसकी आंखों में अब भी सतर्कता है, लेकिन नफरत नहीं। वो कहती है कि भरोसा शब्दों से नहीं, काम से बनता है। अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो ये बदलाव लगातार दिखना चाहिए। पराग सिर झुका लेता है। ये उसके अहंकार के टूटने का पल होता है। उधर जेल में रजनी को जब ये सब पता चलता है तो वो पूरी तरह टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि उसने लालच में सब कुछ खो दिया, दोस्ती, सम्मान और आज़ादी।
एक रात वो जेल की सलाखों के पीछे बैठकर रोती है और उसे अपने बचपन की दोस्त अनुपमा की बातें याद आती हैं, जब दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि वे कभी गलत का साथ नहीं देंगी। लेकिन वक्त और लालच ने रजनी को कहां से कहां पहुंचा दिया। कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर किरदार को अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ रहा था। छायाचोल धीरे धीरे एक मिसाल बनता जा रहा था। मीडिया इस मुद्दे को उठाने लगती है। न्यूज़ चैनलों पर अनुपमा की तारीफ होती है। लोग उसे सिर्फ एक आम औरत नहीं बल्कि हिम्मत और ईमानदारी की पहचान मानने लगते हैं। लेकिन अनुपमा के लिए ये सब सिर्फ सुर्खियां नहीं थीं। उसके लिए सबसे बड़ी जीत ये थी कि उसने अपनी ज़मीर की आवाज़ सुनी थी। फिर भी उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। वो जानती है कि जब सच सामने आता है तो सिर्फ दोषियों की ही नहीं बल्कि सच का साथ देने वालों की भी परीक्षा होती है। छायाचोर में अब लोग उसे मसीहा की तरह देखने लगे हैं, लेकिन अनुपमा हर बार यही कहती है कि वो अकेले कुछ नहीं कर सकती। ये लड़ाई उनकी एकजुटता से ही जीती जाएगी। फिर भी उसके कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ बढ़ता जा रहा था। नगर निगम की जांच शुरू होते ही हालात और तनावपूर्ण हो जाते हैं। अधिकारी चोल की नापजोख करते हैं, कागजात मांगते हैं, पुराने रिकॉर्ड खंगाले जाते हैं। कुछ अधिकारी ईमानदार होते हैं, लेकिन कुछ की नज़रें अब भी पराग के नाम और पैसों पर टिकी रहती हैं। बाहर से सब कुछ शांत दिखता है, लेकिन भीतर ही भीतर कई तूफान जन्म ले रहे होते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये बदलाव टिक पाएगा या फिर लालच और साजिशें एक बार फिर सिर उठानेंगी? क्या अनुपमा हर बार की तरह इस बार भी अकेले खड़े होकर सबको संभाल पाएगी? और क्या छायाचोल की ये लड़ाई पूरे शहर के लिए एक नई राह दिखाएगी?